फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे, 102 क्वेश्चंस। आज से रसायन विज्ञान शुरू करना है। इसके जो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से बायोलॉजी शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज रहता है मिनिमम साइंस का, जो मैक्सिमम कहाँ से पूछे जाते हैं 30 से 35 नंबर का रहता है, जो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आप इसको करके जाएंगे तो साइंस के 90% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसके साथ ही चैनल पर मेंस के लिए भी चल रहा है कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, और केबीसी नैनो और दृष्टि आईएएस से बिहार समग्र भी कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, गैस जो है वो तत्व नहीं है। आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु जो होते हैं, इन्हीं में एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दूसरा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, लेवोजियन। तीसरा क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, तो इलेक्ट्रॉन की तरीके किसी संख्या के बराबर होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा, 18 और 20 को ऐड कर देंगे तो सी आंसर हो जाएगा 38। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि उल्लेखनीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन के बराबर होती है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दोगे तो 38 आ जाएगा। एक नाभिक के द्रव्यमान संख्या अभी तो बताया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है, द्रव्यमान संख्या की बात कर रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है और इसका ये 242 क्या है, ये द्रव्यमान है, और 94 क्या है, एटॉमिक नंबर है। मैं न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 242 में से 94 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 148 हो जाएगा इसका आंसर। पांचवा क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा 148। यहाँ पर देखो 148 दिया हुआ है। छठा क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर तो एक ही जैसा होता है, एटॉमिक वेट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या में अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान संख्या जो होता है वो अलग अलग होता है इनका। ओके, और एटॉमिक नंबर जो परमाणु संख्या होते हैं वो एक ही होते हैं। आइसोबारिक कहलाता है जब परमाणु संख्या अलग हो जाता है। तो छठा का बी आंसर हो जाएगा। 7 नंबर पर चलते हैं। फैराडे स्थिरांक किसके लिए उपयोग होता है, यहाँ पर इसको मैं पढ़ दूँ ऊपर वाले को पहले, कि समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं, अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान हो, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तथा समान परमाणु वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं, जिसमें भार समान होगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नंबर उनका अलग अलग हो जाता है, एटॉमिक नंबर, इससे क्या कहलाते हैं, वो समभारिक कहलाते हैं। फैराडे स्थिरांक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता है, और सार्वभौमिक स्थिरांक है। तो फैराडे स्थिरांक क्या है, फैराडे स्थिरांक को सार्वभौमिक स्थिरांक भी बोलते हैं। ओके, फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यह 96485 जूल मोल होता है। मोल एवोगाड्रो नंबर जो आपने पढ़ा होगा। निम्न से किसका पीएच मान 7 होता है, तो देखो 7 जो होता है वो उदासीन होता है हमेशा। ओके, 7 से कम में एसिड हो जाता है, 7 से ज़्यादा में बेस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ई हो जाता है ना। पढ़ देता हूँ मैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच का मान विलयन क्षारीय और 7 से कम विलयन अम्लीय होता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर शुद्ध पानी और उदासीन दोनों ही होगा, इसलिए इसका आंसर ई करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक को क्षारीय कहते हैं, अभी बताया हमने, और 7 से कम को एसिडिक कहा जाता है। पानी का पीएच मान क्या होता है, तो बिल्कुल 7 होता है, उदासीन होता है पानी, ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। 11 नंबर पर चलते हैं कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है। H+ आयन, पीएच का मतलब ही होता है कि H+ आयन की संख्या उसमें क्या है। H+ आयन सांद्रता 3 गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। 3 से 6 पर जा रहा है, यानी कि एसिडिक नेचर उसका कम हो रहा है, समझ रहे हो ना। जो 3 होगा वो सबसे खतरनाक एसिड में से होगा, 6 जो होगा वो उदासीन के करीब करीब में होगा। तो पीएच में परिवर्तन, ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर, और H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है, समझ रहे हो ना। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है, रंगहीन गैस, भूरी ठोस, अत्यंत ज्वलनशील गैस और लाल द्रव। तो ब्रोमीन क्या होती है, तो ब्रोमीन का आंसर हो जाएगा लाल द्रव होती है वो। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन Br का परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का
सदस्य है, जिसको हैलोजन वर्ग का नाम भी से भी जाना था। हैलोजन समूह के जो होते हैं उसी का समूह है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? 13 नंबर है। इसका आंसर बताइए आप लोग, अगर पता होगा तो वीडियो रोक के कर लेना। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ भी वो आए वेल्डिंग आए तो वहाँ एसिटिलीन को पकड़ना है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। हाइड्रोजन तो विस्फोट हो जाएगा ना, हाइड्रोजन बहुत तेज़ विस्फोट कर होता है, तो इससे तो हो ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस को यूज़ किया जाता है वेल्डिंग में। ओके, अगला है कि गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसके परत होती है? गैल्वेनाइड लोहे के परत पर। तो 14 का क्या आंसर हो जाता है? जस्ते की परत लगी होती है गैल्वेनाइड, जो गैल्वेनाइज्ड लोहा होता है उनकी परत पर। ओके, और भी अगर आपको साइंस के एमसीक्यू करने हो, घटना चक्र जो साइंस की बुक ही आती है ना पूरी की पूरी साइंस के एमसीक्यू, उससे बायो और फिजिक्स चैनल पर कंप्लीट है, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। शुरुआती वीडियो है मेरे वो, तो वहाँ पर जाके आपको उसको जरूर कीजिए, उसमें आपको 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस के सेट मिल जाएंगे साइंस के। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन सा होता है? तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा? वो उसमें सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट। ओके, डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्की बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं वो कठोर जल में भी घुलनशील हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिटर्जेंट में होते हैं सल्फोनेट। याद रखना, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, गंधक, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम। तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित है, परंतु इसमें खनिज अम्ल यूरिया भी मौजूद होते हैं। पसीने मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और तत्व सारे पाए जाते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों ही हो जाएगा इसका लिए इसका आंसर ई हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा जब भी आता है तो किसकी बात आ जाती है? कॉपर की बात आ जाती है, तांबा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा। ओके, CuSO4.5H2O जो होता है यही नीला थोथा का सूत्र होता है, कॉपर सल्फेट के नाम से। यह लवण निर्जलीकरणकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेटेड लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु माध्य अल्कोहल में अघुलनशील होता है नीला थोथा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो जिसका भार सबसे ज़्यादा होता है वो कौन सा होता है? तो डी हो जाएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम का भार सबसे ज़्यादा होता है। पारा रूम टेम्परेचर पर पिघला हुआ मेटल है। ओके, यहाँ पर देखो सबका भार अलग अलग दिया हुआ है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, किसका? तो लोहे और किसका होता है? तो इसका आंसर ई दिया है, इसको पढ़ देता हूँ। लोहा, निकल, क्रोमियम होता है इसमें शायद। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और इसमें कौन कौन से? लोहे में मुख्य धातु के साथ कार्बन, निकेल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर स्टेनलेस स्टील मिलता है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए था? ए और बी दोनों ही होना चाहिए था, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। और उसके साथ साथ कौन सा चीज़ मिला होता है? कार्बन मिला होता है। स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा है। जो घड़ी वगैरह का बेल्ट होंगे आपके, वो उस पर देखो स्टेनलेस स्टील लिखा होगा। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह क्या है? बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिप्सम है। क्या होता है ये? पीओपी, जिसको घर में भी यूज़ किया जाता है आजकल, सीलिंग वगैरह सबके सजाने में जो यूज़ होता है पीओपी, उसी की बात कर रहा है। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ये जिप्सम होता है इसमें। जिप्सम लवण जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.2H2O होता है कि 373 के पर जब गर्म करते हैं तो यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट आद्र हाइड्रेटेड CaSO4 1/2H2O बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। ओके, हाथ पैर जो टूटते हैं तो वो जो हाथ पर प्लास्टर चलाता है वो यही होता है। इसके अलावा जो घर वगैरह में भी इसका यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अभी बताया, CaSO4 उसका होल 2 और .H2O। ये देखो, ये रहा। ओके, ये सब क्वेश्चन एवरग्रीन है, हर साल ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ के मत जाना, याद कर लेना अगर नहीं समझ में आता हो तो। जो लोगों का साइंस बैकग्राउंड नहीं, उनको कई बार समझने में दिक्कत आती है। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें BPSC में साइंस के, बहुत बड़ा वेटेज रखता है। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद सबसे बड़ा वेटेज यही चीज़ें रखता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हुए हों, कार्बन के 2 परमाणु डबल बॉन्ड बनाते हों, उसको क्या कहा जाता है? सीधा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो एल्कीन ग्रुप कहलाता है वो। ओके, कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है ना, जैसे CH3 है, जैसे CH4 है, ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आते हैं वो कहलाते हैं। कार्बन द्विआबंध वाले और संतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्केन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त व्यतीत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्काइन त्रिआबंध वाले होते हैं और संतृप्त
3 को मिला दो। कार्बन की बंधन क्षमता कितनी की होती है? 4, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ भी लगेगा। अगर 2 को कार्बन को मिलाओगे तो यहाँ भी 2 लगेगा हाइड्रोजन, है ना, यहाँ भी 2 लगेगा हाइड्रोजन। इसी की बात कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका एल्कीन हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया है? ट्रिपल बॉन्ड होता है हाइड्रोकार्बन में, एल्काइन ग्रुप में। ओके, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का पूछा तो एसिटिक एसिड कहा जाता है, इसको एसिटिक एसिड कहा जाता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल या रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH होता है। और इसका IUPAC जो नाम होता है, इंटरनेशनल लेवल का जो नाम एक रखा जाता है, एथेनाइक अम्ल है, जिसे कार्बोजिलिक अम्ल और प्रकार्यात्मक समूह होता है। ओके, CH3COOH। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, तो एसिटिक एसिड होता है। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक तो नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? 25 का आंसर, 25 का हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, उसकी बात कर रहा है। ओके, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है या बैटरी में वैद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करना होता है। सोडा वाटर की खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ूँ, 26 का एक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ऊपर दिखाई देता हूँ मैं यार। सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि खनिज मिनरल क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, उपयुक्त सभी है, गैस है। तो क्या हो जाएगा? 27 का आंसर, 27 का हो जाएगा अकार्बनिक ठोस होते हैं खनिज। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार जो खनिज मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना रवाकृत होती है, क्रिस्टलीय होती है। ओके, समझ रहे हो ना, क्रिस्टलीय। 28 है कि वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम। अब बताओ प्रमाणु बम में कौन सा उपयोग किया जाता है? प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम, लिटिन बम में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। बम का परीक्षण किया था अमेरिका ने लाखों लोगों को मारकर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न से किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में। क्या है ये? एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में ही मिल सकता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील मेटल पूछा है आपसे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आयरन आता है। ओके, नेक्स्ट पर चलें। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में वो पूछ रहा है, तो समझ रहे हो, तो हाइड्रोजन का यूज होता है। हाइड्रोजन का यूज होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण ये प्रक्रिया ही कहलाती है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक उपस्थिति में वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन बसा बनती है। यह क्रिया तेल को हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन 150-180 डिग्री सी पर निकेल उत्प्रेरक का काम करता है, तो वनस्पति घी बन जाता है। इसको डालडा सहित शब्दों में कहा जाता है। बहुत ही खराब चीज़ होता है, मत खाना। आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है? मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडीन, मैग्नीशियम का आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड क्या रहता है? ये पूछा आयोडीनीकृत लवण में। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड Ki की संरचना भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल सॉल्ट के समान ही है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीनीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड को ही प्रयोग किया जाता है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? बताओ। NaCl बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। HCl का उपयोग होता है। ओके, यहाँ पर देखो उदासीन लवण कहते हैं NaCl KNO3। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक को उदासीन लवण कहते हैं। जब भी आप किसी भी अम्ल में क्षार को मिलाओगे ना, तो आपको क्या मिलता है? नमक मिलता है और प्लस वाटर मिलता है, H2O। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या होता है? तो जैव यौगिक जब भी आता है तो उसमें कार्बन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है ना, जिसमें पूरा कार्बन जरूर होता है। कार्बन का इतने सारे अप्रूव बन सकते हैं, इसी के कारण कार्बन पर आधारित एक पूरा का पूरा केमिस्ट्री का ब्रांच होता है। और कोई भी जीवित चीज़ दिख रहा है उसमें कार्बन जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते 35 नंबर। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में भाई? तो केरोसिन में अनुपस्थित होती है। बाकी कांच, मिट्टी, सीमेंट सब में ऑक्सीजन होती है।
सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें ब्यूटेन होता है, सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन होता है। C4H10 इसका आणविक सूत्र होता है। 37 है कि निम्नलिखित में कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? जो LPG होता है उसकी बात कर रहा है। 67वीं BPSC क्वेश्चन है, बताओ। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ई दिया है इन्होंने। तरलीकृत LPG के मुख्य घटक ब्यूटेन लगभग 65%, प्रोपेन 35% होते हैं। इसमें अन्य कार्बन यथा इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकते हैं। तो कौन कौन सा दिया है यहाँ पर? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों दिया है, इसलिए इसका आंसर ई दिया है। ऑफिशियल आंसर की नहीं आया। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बहुलक से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, पॉलीमर्स जिसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कितना नंबर कर लिया हमने? 39 नंबर पर चलते हैं। 39 नंबर पर टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस एकलक का बहुलक होता है? देखो होता क्या है ना, बहुत सारे एकलक जब मिलते हैं ना तभी जाके बहुलक बनता है। ओके, जैसे पॉलीथीन है, उसी तरह से बहुत सारे होते हैं। नायलॉन भी एक बहुलक ही होता है। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन जो होता है वो एकलक होता है। ये बहुत सारे टेट्राफ्लोरोएथिलीन जब मिल जाते हैं तो टेफ्लॉन बन जाता है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व इतना होता है और इसका गलनांक 327 डिग्री C होता है। बर्तन पर न चिपकने वाली नॉन स्टिकी जो बर्तन आते हैं जिसमें कुछ भी चिपकता नहीं है, उसको बनाने के लिए टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है? यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और एसिल्डिहाइड, मेलामीन और फॉर्मल्डिहाइड। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? बेकेलाइट। इन दोनों के संघनन से बनता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, शरीर में पाए जाने वसा का एक प्रकार होता है। ये हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। फैट सेल, मोटापा वगैरह सब इसी के कारण होता है। ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्या एक ही जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है क्या? उनकी कठोरता समान होती है? बिल्कुल नहीं। उनकी विद्युत चालकता समान होती है। और 42 का क्या आंसर दिया है कि वे एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। तो यही इसका कॉमन है, बाकी सब कुछ उसका अलग अलग था। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा था? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यही एकमात्र सत्य है कि वो दोनों एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, क्योंकि कार्बन के दोनों अपरूप होते हैं। एक और होता है बकमोलेस्टर फुलेरीन जो होता है, उसकी भी बात कर सकते हैं। 43 है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जाँच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? जो नशे की जांच के लिए, तो उसमें कोई ऐसा होगा जो OH से रिएक्ट करके कलर बदल लेगा। समझ रहे हो? उसमें क्या होना चाहिए? इसका क्या हो जाएगा आंसर? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसमें वो सांस लेने को बोलता है। उससे फिर पता चल जाएगा तो इस आदमी ने एल्कोहल लिया है या नहीं। पोटेशियम का काइक्रोमेट का K2Cr2O7 होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का तो पता ही H2SO4 होता है, अम्लराज जिसको कहा जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः क्या होती है? फिर से पूछा, देखो 2016 में पूछा था, अभी 67वीं फिर से पूछा। इसका आंसर हो जाएगा ई। अभी बताया था प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही होता है। प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10 का मिश्रण होता है। LPG के रिसाव को पहचान के लिए उसमें कुछ गंधयुक्त पदार्थ मरकैप्टेन मिलाया जाता है। देखो LPG जो मुख्य रूप से होती है ना, उसमें कोई गंध नहीं होता। उसमें गंध आए, चूँकि लीक करने पर गंध आए, दुर्घटना ना हो, उससे बचने के लिए उसमें मरकैप्टेन मिलाया जाता है। ये भी पूछा है BPSC, जरूर इसको लिख के रख लेना कहीं पर। मरकैप्टेन मिलाया जाता है ताकि LPG में गंध हो सके। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है? तो इसमें मुख्य घटक इसका ई दिया है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन भी होते हैं और उसके बाद से और भी हो सकते हैं, जैसे मीथेन मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस जो पृथ्वी वातावरण बादलों द्वारा उत्सर्जित उष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन भी होता है। ओजोन कौन सा? धरातलीय स्तर का ओजोन की बात कर रहा है, संताप मंडली वाला ओजोन नहीं। ऊपर ओजोन फायदा करता है, इंफ्रारेड से बचाता है, अल्ट्रा यूवी से बचाता है, और ज़मीन पर ओजोन बड़ा खतरनाक होता है, पॉल्यूशन करता है। ग्रीन हाउस गैसों मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका आंसर भी ई हो जाए, क्योंकि ये सारे ही होते हैं ग्रीन हाउस गैस में। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होती है? देखो, जब भी पेट्रोल और डीजल अधूरा जलेगा ना,
तो क्या, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर डी होना चाहिए, है ना। इसीलिए ठंड में सुनते होंगे कि कोयला जला के जब सोते हैं घर में चारों तरफ से बंद करके लोग, तो सुबह में कई बार मृत पाए जाते हैं, क्योंकि इसको दम घोटू गैस भी बोलते हैं, साइलेंट किलर। साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पाइसीकरण द्वारा, परासरण द्वारा। ग्रीज को कैसे साफ करता है, गंदगी को साबुन कैसे साफ करता है, तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा, पाइसीकरण के द्वारा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन ऊपर ही है, कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करो, ओके। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दिया करें। 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये सब क्वेश्चन तो हमने कर लिया था ना, मरकैप्टेन वाला, मुझे लगा कि कहीं शायद छूट तो नहीं गया। 49 नंबर है कि एस्पार्टेम, फ्रेयॉन, नियोप्रीन, बेनाड्रिल, संश्लेषित रबर, प्रतिहिस्टामीन, कृत्रिम मधुरक और प्रशीतक, इसको मैच करना है आपको। डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। एस्पार्टेम में ये कृत्रिम मधुरक होता है, ओके। फ्रेयॉन प्रशीतक का काम करता है, जो ठंडक वाला होता है, फ्रिज वगैरह सब में यूज़ करते हैं। कृत्रिम मधुरक मतलब आर्टिफिशियल शुगर होता है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर कहलाता है, आर्टिफिशियल रबर है। बेनाड्रिल प्रतिहिस्टामीन है, ये बेनाड्रिल, ओके। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर दिया है आंसर सी दिया है, यहाँ पर ये मैच कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इस तरह क्वेश्चन कठिन होते हैं। निम्न में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अम्ल वर्षा की जब भी बात आएगी तो किसकी बात आएगी, सल्फर की बात आती है। 50 का क्या आंसर हो जाएगा, H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है, ओके। ये देखो H2SO4 और HNO3, सल्फर और नाइट्रोजन के पॉल्यूशन के कारण ही जो होता है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है किसके जलने से, तो मुख्य रूप से कोयला जलाने से होती है। अब कोयला कारखाना में जले या लकड़ी जले, पेट्रोल जले, किसी से भी होगा ना, मुख्य रूप से कारखानों के कारण होती है। इसका आंसर ई देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा, 51 पढ़ देता हूँ। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन होती है। इनके लिए कारखाना, पेट्रोल से ऊर्जा उत्पादन, कोयला संयंत्र, इन सब जगहों से होती है। तो पेट्रोल, कोयला या कारखाने में जो कोयला यूज होते हैं, इन सब कारणों से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का, और इसी से अम्ल वर्षा होती है। शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। जंगल में जो आग लगती है तो हेलीकॉप्टर्स देखा होगा छिड़काव करते रहते हैं, तो वो यही होता है, शुष्क बर्फ का ही छिड़काव करते हैं। 53 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, सी आंसर हो जाएगा इसका। 54 पर चलते शुष्क बर्फ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 55 है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है, CO, CO2, O3, O2, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बी आंसर हो जाएगा 55 का। चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम होता है। 56 निम्नलिखित तो कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, सीमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो एक तो जिप्सम होना चाहिए, सिलिका मिट्टी होना चाहिए, चूना पत्थर होना चाहिए। तो इसका 56 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। चूना पत्थर और जिप्सम दोनों ही मुख्य घटक होते हैं। 56 का ई आंसर होना चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अभी मैंने बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, अम्लराज जिसको कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है, तो कार्बन उपरोक्त में से किसी में भी नहीं है। हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, तीनों में ही कार्बन होता है। तीनों कार्बन के अपरूप ही तो हैं, ओके। निम्न से सबसे सख्त हार्ड कौन है, तो सबसे सख्त हीरा ही होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। पत्थर को ड्रिल करने के लिए हीरा का यूज किया जाता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए प्रयोग होता है, मतलब खाने की वस्तुएं खराब ना हो उसके लिए किसका उपयोग होता है, तो सोडियम बेंजोएट, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं, जो परिरक्षण का काम करता है। जैसे अचार जो तकनीक है अपने यहाँ, वो भी एक परिरक्षण का ही चीज़ है। आम को परिरक्षित करके कितने दिनों तक रख सकते हैं। पारद धातु मिश्रण है किसका, अति रंगीन मिश्र धातु होती है। कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला क्या दिया है 61 का, अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो पारद धातु जो होती है 62 का, यहाँ पर मैं आंसर दिखा देता हूँ, मिश्र धातु होती है पारद युक्त, यानी कि पारा की बात कर रहा है, Hg की बात कर रहा है। एटॉमिक नंबर 80 होता है, जहरीला होता है। 61 का सी हो जाएगा। 62 पर चलते हैं कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है, तो मीथेन ही होती है। CNG जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये भी एक मीथेन ही है। इस बार पूछा था यूपी के एग्जाम में, CNG में क्या होता है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है, तो पारा है जो सामान्य ताप पर द्रव होता है। धातु अभी मैंने बोला था रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र धातु है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापतन कहते हैं। कल ही हमने पढ़ा था कि ठोस से कोई चीज़ डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। 65 है कि पीतल के बर्तनों की कलाई करते समय
गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं क्या होता है? तो उससे क्या निकलता है? तो उससे निकलता है अमोनिया, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं निकलता है। HCl और अमोनिया का धुआं निकलता है, समझ लो ना। 66 है कि नींबू खट्टा किसके कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टर्टरिक अम्ल के कारण। किसके कारण खट्टा होता है जल्दी बताओ? उसके बाद से साइट्रिक अम्ल के कारण। तो नींबू साइट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। पानी आ गया होगा मुंह में। वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो वाहनों से कौन कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, मोनोऑक्साइड भी निकलती है, मार्स गैस नहीं निकलती। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी निकल सकते हैं। तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? ई होना चाहिए था। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकल सकते हैं, सल्फर का डाइऑक्साइड निकलते हैं, हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन हो सकते हैं, मार्स गैस नहीं निकलता है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ाते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। और एक चीज़ कार्बन की मात्रा, और इसमें क्रोमियम भी मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्यों? अवरक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण। ये स्विमिंग पूल की बात कर रहा है भाई, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ना। तो स्विमिंग पूल में पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। अगर आप वाटर पार्क गए होंगे तो वहाँ के पानी की गंध अलग होता है, उसमें क्लोरीन मिला होता है। क्या मिला होता है? क्लोरीन। इसीलिए हमारे त्वचा जल जाती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख। क्या बनता है हाइड्रोजन को जलाने से? तो पानी बनता है ना, मिट्टी, पानी, तो पानी बनता है हाइड्रोजन को। इसीलिए भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसको जलाने पर कुछ भी नहीं बनता, बस H2O ही तो बनता है। तो और जल मिलेगा आपको, गाड़ी चलेगी उससे जल निकलेगा। सोने को घोला जा सकता है किस में? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। सोने को एक्वा रेजिया में घोलाया जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक, मतलब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का आयतन की दृष्टि से 1:3 का अनुपात होता है। इसीलिए इसका कोई सा भी आंसर नहीं दिया है, अतः इस प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं है। सांद्र यानी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है? तो ये कांच के सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसको जरूर याद रखना। H2F इसका फार्मूला होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी है? तांबा, चांदी, जस्ता, निकेल। तो थोड़ी देर रखने पर ये तांबा पर जम जाती है, नीले कलर की। ओके, अगला है वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, हरे रंग की। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, क्या है? एक नाइट्रोग्लिसरीन। तो एस्टर समूह का आता है नाइट्रोग्लिसरीन जो है। ओके, 75 का आंसर डी हो जाएगा। इसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन। घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये LPG को चोक हो जाएगा, LPG से चोक हो जाएगा दाब मापक, है ना, इसीलिए नहीं प्रदान किया जाता दाब मापने वाला। LPG सिलेंडर पर कोई दाब दिखता है कि कितना गैस बचा है कितना नहीं। निम्नलिखित में किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट होता है लोहा का। पिच ब्लेंड किसका होता है? अभी देखा था ऊपर, रेडियम का। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल में अधिक विलेय होता है, यही विरंजक चूर्ण के लिए असत्य है। विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व 171 किलोग्राम मीटर को 2 आयतन भाग तांबा में इतना मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना होगा? पीतल का घनत्व होता है 8300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये फार्मूला रहे, अगर आपको शौक हो तो आप इस फार्मूले को कर लेना। इस तरह क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। 80 नंबर पर चलते हैं। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? तो जस्ते में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन को ऋण धूप पर रहते हैं, कैथोड पर बर्तन को रखते हैं और जस्ते को पॉजिटिव पर रखते हैं, और इससे क्या होगा? जस्ते पर लेपन हो जाएगा। उधर से इधर आते हैं ना, पता है ना आपको, बैटरी का जो सिद्धांत होता है उसी से काम होता है ये। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, अभी कुछ देर पहले ही किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई हो जाएगा। लोहा क्रोमियम होता है मेल, और निकेल भी थोड़ा सा हो सकता है। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ओके, निकेल नहीं है। देखो 0.8% के करीब में ही निकेल होता है, समझ रहे हो ना। मेन क्या क्या होता है? आयरन और क्रोमियम होता है, और कार्बन भी मिलाया जाता है इसमें, ज़रूर याद रखना। मैग्नीज भी होता है।
इस तरह क्वेश्चन जरूर एक आध पूछे जाते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा और क्रोमियम की, अगर कोई भी ऑप्शन में नहीं रहे तो। निम्नलिखित में किस में ऋणात्मक आवेश होता है, तो ऋणात्मक आवेश होता है बीटा किरण पर। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा बीटा गामा किरणें अपने आप निकलती है, मतलब यूरेनियम अगर रूम में रख दोगे तो तुम्हारा रूम अपने आप गर्म हो जाएगा, समझ रहे हो। इसी को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन किरण होती है। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2882। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा, अलग अलग कक्षा होती हैं। बोर का जो मॉडल है उसके बाद तो SPDF करके जो कक्षा होती है ना, उसी की बात कर रहा है। तो 2882 ये इसका विन्यास होता है धातु के लिए। बाकी डिटेल में आपको पता होगा, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। CO समूह का आबंध क्या है, इसका आंसर हो जाएगा D, 3 होता है, 3 होते हैं आबंध इनमें। आबंध क्रम बॉर्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें क्या बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती, आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती होता है। CO के बीच में आबंध क्रम 3 होता है। किस तत्व के परमाणु में जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो B ही होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, 2 2 4 हो जाता है। ओके, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या में बराबर होती है, 2 2 4 होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, इसका आकार है अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड की बात कर रहा है, अष्टफलकीय होता है। एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो ना, तो इसका क्या हो जाएगा D हो जाएगा। जैसे CH4 ले सकते हो, C के भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो HH जुड़ जाते हैं इससे, वही तो कह रहा है ना, तो X का CH4 हो जाएगा, XH4 हो जाएगा। ओके, इसका एक CH4 उदाहरण था, मैंने CH4 का उदाहरण दिया था। अगला है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है, तो 12 और 3 होती है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका ऐसे बनता है, पता होगा बेंजीन रिंग तो अगर बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से बंधा रहता है। C ऐसे C से बंधा हुआ है और इधर हाइड्रोजन से बंधा हुआ रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना जाता है। इसमें बाहर 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। भारी पानी वह होता है, क्या होता है भारी पानी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप्स ले लेता है, जैसे D2O हो गया, या टाइटेनियम करके भी होता है, होगा टाइटेनियम करके होता है ना, उसी को भारी जल कहा जाता है, हेवी वाटर जिसको कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो वही है, एटॉमिक भार बदल जाता है। ड्यूटेरियम होता है, यदि जल का निर्माण H2O से ना होकर ड्यूटेरियम से हो, उस पानी को भारी पानी कहेंगे। जैसे D2O होता है, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, परमाणु भट्ठी वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या वही हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉनों की संख्या वही हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही हो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B। प्रोटॉन की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। क्या पूछा था हमसे, आइसोटोप पूछा था, समस्थानिक पूछा था। दूध उदाहरण है किसका, विलियन का, कोलाइडल विलियन का, इमल्सन का। अगला है कि वायु विलियन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विलियन का भी उदाहरण है, कोलाइडल विलियन का भी उदाहरण है। B और C, A और B दोनों होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया, B और C दोनों होगा, कोलाइडल विलियन का और इमल्सन का। ओके, कोलाइडल विलियन और इमल्सन का, माय मिस्टेक। कोलाइडल एक विसमांगी मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइडल के कई रूप या प्रकार हो सकते हैं, जैसे एरोसोल गैस के माध्यम में द्रव का मिश्रण, या इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण। जैसे गैस में द्रव का जब मिश्रण होता है तो वो एरोसोल होता है, और जब द्रव में द्रव का मिश्रण होता है तो इमल्सन कहलाता है वो। ओके, जैसे जेल क्या है, जेल ठोस में द्रव का मिश्रण होता है, जेल गाढ़ा होता है, आपको पता होगा। तो इसी तरह की चीज़ें अलग अलग सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिल सकता है। एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या है, इसका आखिरी उत्पाद होता है इथाइल अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल। जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तित किण्वन कहलाता है। अंगूर और अन्य फलों के रसों को यीस्ट जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं कि उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहलिक पेय पदार्थ का निर्माण किया जाता है। और मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, जहरीली शराब को मिथाइल अल्कोहल कहा जाता है। ओके, इसको जरूर याद रखना। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है, तो उसमें एंजाइम का जो यूज होता है वो होता है जाइमेज।
शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड। तो 55 का 95 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर ए ही होगा, इथाइल अल्कोहल ही बनता है। 95 का आंसर देखो यहाँ पर ए ही होगा। 96 पर चलते हैं डायरेक्ट। 96 नंबर ये रहा। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? ये 67वीं बीपीएससी या 66वीं में फिर से पूछा था। C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा होता है? तो CHNO यूरिया में उपस्थित होता है। CONH2 भी इसका फार्मूला होता है। अपमार्जक डिटर्जेंट क्या होता है? तो डिटर्जेंट एक शोधक शोधन अभिकर्ता होता है। शोधन अभिकर्ता कहा जाता है। निम्न से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो वनस्पति तेल का साबुन बनाने में खूब यूज किया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे तक चलेंगे। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में होता है तांबा और जस्ता। ओके, अगला है 101 नंबर कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो क्या होते हैं वो? बेसिक और एसिडिक होते हैं नेचर में, तीसरे और चौथे समूह का ऑक्साइड। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो अल्फा बीटा गामा किरणें, तीनों ही करता है। डी हो जाएगा 102 का। 103 है हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सी होती है? तो वो नाइट्रोजन होती है। कौन सी? नाइट्रोजन। 78% होती, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% के करीब ऑक्सीजन होती है, बाकी में सारे गैस होते हैं। वायु एक क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन नहीं आता है, आर्गन आता है, फिर कार्बन आता है। 0.0036%। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एलिथ्रिन होता है। उसमें एलिथ्रिन, मच्छर भगाने के लिए एलिथ्रिन का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। 106 का। और फिर क्या है आंसर इसका? 2 और ऑप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड और सल्फेट। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जब सल्फेट होते हैं ना, उसी से जल की कठोरता आती है, जिसको हार्ड वाटर भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 107 नंबर पर। हास्य गैस कौन सा है? लाफिंग गैस जिसको कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है। सूची को मिलाना है। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र। तो ओजोन छिद्र से क्या होगा? पराबैंगनी किरण को मैच कर दो। वैश्विक तापन से किस में होता है? तो ओजोन छिद्र, मैच करना। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में नापते हैं। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड। त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरण। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। बी आंसर होना चाहिए। बी आंसर दिया है। त्वचा कैंसर पराबैंगनी, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में नापते हैं, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो ये 200 100 कितने क्वेश्चन? 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। रासायन कंप्लीट हो गया। कल से बायोलॉजी का हम लोग करेंगे, बायोलॉजी का करेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। जो भी फीडबैक देना हो, कहीं पर कोई आंसर गलत लगा हो, कुछ भी। ओके, थैंक यू सो मच।